हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉइस मेकर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं उन कुछ कंपनीज के बारे में which we feel can show a good growth in near future, and all of this research is based on the latest filings and latest updates shared by the company. Also, we try to analyze the recent filing given by the company, financials performance of the company, and management commentary, basically the con call analysis for each of the company. आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं 5 कंपनीज के बारे में। उनका एक क्विक स्नैपशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। बट बिफोर दैट, हियर इज अ क्विक डिस्क्लेमर एज वेल। So let's start with our first company for today, and it's Dynacon Systems and Solutions Limited, जो 1995 में स्टार्ट हुई थी, एंड ये एक इंडिया फोकस्ड आईटी इंफ्रा और सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है। अब कंपनी मेनली ऑपरेट करती है डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डिजिटल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, मैनेज एंड एज अ सर्विस ऑफरिंग्स, और ये बेसिकली बीएफएसआई, गवर्नमेंट और लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व करती है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कंपनी को नियरली 108 करोड़ का ऑर्डर मिला पंजाब एंड सिंध बैंक से। अब इस प्रोजेक्ट में कंपनी को क्या करना है? दे हैव टू डिजाइन, सप्लाई, इंप्लीमेंट ऑन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा प्रोवाइड करना है, डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेटअप बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कलोड्स का माइग्रेशन, एंड 5 साल का मैनेजमेंट एंड ओएमएन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। प्रोजेक्ट ग्लोबल ओईएम टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, जैसे कि डेल, वीएमवेयर, रेड हैट और माइक्रोसॉफ्ट, और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है 5 साल। अब अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो इसके कुछ रीजंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट कंपनी को बैंकिंग में एक काफी बड़ा वर्टिकल देता है, बीएफएसआई में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन देता है और उसको एक काफी स्ट्रांगली पोजीशन करता है। सेकेंडली, गो लाइव फेज के बाद, यानी कि 6 से 12 महीनों के बाद, जो 5 साल का ये टाइम फ्रेम है, ये कंपनी को O&M के लिए मिला हुआ है, तो वहां पे कंपनी एक एन्युटी टाइप इनकम जनरेट कर सकती है, व्हिच मींस अ स्टेबल फ्लो ऑफ कैश। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि क्लाउड प्लस मैनेज सर्विस से मार्जिन एक्सपेंशन भी आ रहा है, जो कि हम Q3 के नंबर्स में भी क्लियरली देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ बेटर मार्जिन। साथ ही में कंपनी पहले भी काफी बड़े ऑर्डर्स ले चुकी है आरबीआई से, नियरली 250 करोड़ का प्लेटफॉर्म, नबार्ड, सीबैस एंड रोल आउट, एलआईसी डिजिटल वर्कप्लेस, मल्टीपल पीएसयू। तो ये जो नए ऑर्डर है, ये क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही में ये सब कुछ मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ भी अलाइन करता है, सिस्टम इंटीग्रेशन से प्राइवेट क्लाउड, डेटा सेंटर और एज अ सर्विस मॉडल की तरफ एक शिफ्ट भी हम देख सकते हैं। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो रिसेंटली 341 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अचीव किया Q3 FY26 में, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 10% ईयर ऑन ईयर, एबिटा में 49% की ग्रोथ एंड पैट में 27% की ग्रोथ। अब अगर हम इस ऑर्डर को साइज को भी देखें तो 108 करोड़ का ऑर्डर मतलब कि एक क्वार्टर का रेवेन्यू का 32%, और ये 2389 करोड़ के ऑर्डर बुक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। साथ ही में मार्जिन एक्सपेंशन भी हम देख सकते हैं कि क्लियरली विजिबल है इवन बिफोर फुल एन्युटी रेवेन्यू रैप अप। एंड अगर मैं फ्यूचर आउटलुक की भी बात करूं तो मैनेजमेंट की कमेंट्री से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो डेटा सेंटर और क्लाउड कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़कर 37% हो चुका है। मैनेज सर्विस 21% है ऑफ रेवेन्यू, और ये आगे भी ग्रो होगी, इसकी एक्सपेक्टेशन है। डिवाइस एज अ सर्विस ओपेक्स मॉडल पर काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है। क्यूसीबीएस बेस्ड टेंडर्स बढ़ने वाले हैं, इससे प्योर L1 प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। एक्सपेंशन प्लान अब ये है कि पहले इंडिया, फिर एपीएसी और फिर मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। एवरेज बैकलॉग एग्जीक्यूशन की बात करें तो दैट इज 2 years, एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 5 साल तक भी एक्सटेंड होते हैं। However, रिस्क भी हैं, जैसे कि लीज बेस्ड मॉडल से बैलेंस शीट इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आरओयू एसेट्स को देखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ओपेक्स डिप्लॉयमेंट, एंड मैनेजमेंट ने फॉर्मल रेवेन्यू गाइडेंस एज सच कोई भी नहीं दिया है।
बट अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता है तो रिकरिंग रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, मार्जिन्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकते हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रॉन्ग होगी। तो शॉर्ट टर्म में क्लियरली हम एक स्टेबल डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन। मीडियम टर्म में जो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, एक रिकरिंग क्लाउड डील्स है, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रेजुअली एक सिस्टम इंटीग्रेटर से एन्युटी लेड मैनेज सर्विस प्लेयर बन रही है। Now let's move to our second company for today, which is Shadowfax Technologies Limited, and ये company basically जो है 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड कंपनी एक टेक इनेबल्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। मेनली एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। अब रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि उसका सबसे बड़ा ऑटोमेटेड सॉर्टेशन मेगा हब 1 NCR अब फुली ऑपरेशनल है। इन्वेस्टमेंट इसमें नियरली 50 करोड़ की थी। कैपेसिटी हाइलाइट्स की बात करें तो 48,000 शिपमेंट्स पर आवर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है इसकी, पीक पर 10 लाख शिपमेंट्स पर डे, और 80 डायरेक्ट लाइन हॉल रूट्स यानी कि एक इमीडिएट हब बाईपास भी है। 80% शिपमेंट सिंगल टच मैन्युफैक्चर्ड हैं फॉर लास्ट माइल, और ये फैसिलिटी प्राइमरीली शैडोफैक्स प्राइम यानी कि सेम डे एंड नेक्स्ट डे डिलीवरी वर्टिकल को पावर करेगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इससे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप से लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ ही में हाई थ्रूपुट से सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग होती है, जो कि क्विक कॉमर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। ऑटोमेशन से हैंडलिंग एरर्स कम होते हैं और ट्रांजिट टाइम भी रिड्यूस होता है, तो इनडायरेक्टली मार्जिन्स प्रोटेक्ट होते हैं। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट जो कि 75% तक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एक स्ट्रॉन्गर नेटवर्क डेंसिटी से शेयर गेन्स मिल सकते हैं, और मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल ही लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्सपेंशन का बैकबोन है। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो Q3 FY26 में रेवेन्यू नियरली 65% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, टोटल ऑर्डर 61% और एक्सप्रेस रेवेन्यू 72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। पैट लास्ट ईयर जो 6 करोड़ था सेम क्वार्टर में, इट वाज 35 करोड़, एंड एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स भी 4.3% है कंपेयर टू लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 2.6%। सो ओवरऑल अगर हम केपेक्स को भी देखें तो जो 50 करोड़ का केपेक्स था वो क्वार्टरली रेवेन्यू का 4% था, जो कि मैनेजमेंट के 4% एनुअल केपेक्स इंटेंसिटी से भी अलाइंड है। मतलब एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव है लेकिन साथ में डिसिप्लिन भी है। अब अगर हम कुछ फ्यूचर आउटलुक के पॉइंट्स देखें कि आगे कंपनी कैसे ग्रो करना चाहती है, तो क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने बोला है कि 25 से 30% एनुअली होगी आगे आने वाले कुछ सालों में। एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन 1 to 1.2% एनुअली होगा। एक लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट एबिटा मार्जिन टारगेट अर्ली टीन्स में है। D2C और SME सेगमेंट की बात करें तो वहां पे ट्रिपल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 20 से 25% हाई रियलाइजेशन देता है। एंड वॉल्यूमेट्रिक लॉजिस्टिक्स रन रेट है 50 करोड़ ARR। वाइट गुड्स कैटेगरी लॉन्च प्लान्ड है फाइनेंशियल ईयर 27 में, और केपेक्स नॉर्मलाइज होगा 2.8 to 3% नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। अगर हम कुछ और पॉजिटिव्स भी देखें तो एक्सप्रेस मार्केट शेयर गेन नेक्स्ट 6 से 8 क्वार्टर्स तक एक्सपेक्टेड है। हाइपर लोकल क्विक सर्विस में एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ भी है, और लॉस शिपमेंट रेशियो इंप्रूव हुआ है 8.6% से 6.3% तक, और भी टारगेट है कि इसको फर्दर और रिड्यूस किया जाए। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एक अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीडियम टर्म में 1 NCR जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी को स्पीड एफिशिएंसी दोनों चीजें देगा, और लॉन्ग टर्म में अगर इन सब चीजों को एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहता है तो कंपनी फॉर श्योर एक हाई ग्रोथ लॉजिस्टिक कंपनी से एक हायर मार्जिन स्केलेबल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। And now let's move to our third company for today, which is Tejas Networks Limited. और ये कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड मेनली वायर लाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर, यूटिलिटी और गवर्नमेंट और डिफेंस नेटवर्क्स यूज करते हैं। अब कंपनी टाटा ग्रुप का भी एक पार्ट है थ्रू पेंटोन फिनवेस्ट, जो कि सब्सिडरी है टाटा सन्स की। अब रिसेंटली तेजस नेटवर्क ने अनाउंस किया कि उसने NEC कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है 5G मैसिव मीमो रेडियो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए। इसमें 32 TR रेडियोस हाई कैपेसिटी इंक्लूडेड है, 64 TR रेडियोस इंक्लूडेड है, एंड 3 GPP कंप्लायंट है और ORAN स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल वायरलेस का प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। NEC के लिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी कर रही है, तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये ग्लोबल 4G 5G मोबाइल नेटवर्क स्केलिंग स्ट्रैटेजी का भी पार्ट है।
फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 3 FY26 में 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा एंड एबिट वाज एट 239 करोड़ नेगेटिव एंड पैट वाज 197 करोड़ नेगेटिव। बैलेंस शीट की बात करें तो ऑर्डर बुक 1329 करोड़, नेट डेट वाज 3349 करोड़। लॉसेस के जो मेजर रीजंस हैं वो ये है कि BSNL के लार्ज 4G एक्सपेंशन ऑर्डर जो कि 18,000 साइट्स पे थे उसमें काफी डिले है। यूएस ऑर्डर के लिए जो मेनली उस ऑर्डर के लिए हाई मार्जिन बिल्डअप है, इन्वेंट्री बिल्डअप है और वारंटी प्रोविजंस है 24 करोड़ के। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस भी हैं ड्यू टू न्यू लेबर कोड इम्पैक्ट। तो मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिले है वो BSNL साइट रेडीनेस की वजह से है, कोई प्रोडक्ट इशू नहीं है। अब ये जो NEC डील है इससे क्या होगा, करेंटली 85% रेवेन्यू इंडिया से आता है और इंटरनेशनल से सिर्फ 15% आता है। तो अभी ये जो NEC ऑर्डर मिला है इससे एक तो BSNL से डिपेंडेंसी भी कम होगी जो इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है। सेकेंडली मैनेजमेंट ने ये एडमिट किया है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की मार्जिन्स स्ट्रक्चरली बेटर होती हैं कंपेयर टू इंडिया या फिर BSNL प्रोजेक्ट से। और कंपनी ने ये भी क्लियरली बोला है कि वायरलेस बिजनेस में स्केल अचीव करना ही प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर ड्राइवर होगा और NEC जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप, ट्रस्ट और पोजिशनिंग दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम फ्यूचर आउटलुक भी देखें तो मैनेजमेंट कमेंट्री में क्लियरली बोला गया है कि BSNL एड ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शिफ्ट हो सकता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही इन्वेंट्री शार्पली रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशन है। अभी जो फोकस है वो प्राइवेट टेलीकॉस्ट पे है और इंटरनेशनल मार्केट्स पर है। वायरलेस POC यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और APAC में ऑनगोइंग है और मल्टीपल इंटरनेशनल नेगोशिएशंस अभी एडवांस स्टेज पे हैं। साथ ही में इंटरनेशनल प्राइसिंग इंडिया की प्राइसिंग से बहुत बेटर है। अगर मैं वायरलेस की ही बात करूं तो भारत नेट फेज 3 रूटिंग बैकबोन ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल सकते हैं। प्राइवेट टेलको WDM और GPON एक्सपेंशन से भी कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं एंड फर्स्ट सॉवरेन डेटा सेंटर नेटवर्किंग से भी कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है। लॉन्ग टर्म मार्जिन लेवर्स जो होंगे वो मेनली इंटरनेशनल वायरलेस की अगर स्केल कंपनी कर पाती है तो वहां से होंगे एंड इफ कंपनी इज एबल टू सक्सेसफुली शिफ्ट द रेवेन्यू मिक्स अवे फ्रॉम इंडिया हेवी डिपेंडेंसी तो भी क्लियरली हमें प्रॉफिटेबिलिटी में शिफ्ट देख सकते हैं। बट अभी क्लियरली मैनेजमेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन देने से मना किया है क्योंकि काफी मेजर रिस्क हैं, लाइक BSNL एग्जीक्यूशन डीले कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, डेट हाई है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी काफी हाई है, क्लियर मार्जिन गाइडेंस भी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल्स पे प्रेशर रहेगा। मीडियम टर्म में लेट्स सी कि BSNL का जो डील है वो स्टार्ट होता है या नहीं। एंड फॉर लॉन्ग टर्म वी कैन से कि अगर इंटरनेशनल वायरलेस एक्सपेंशन कंपनी बिजनेस कर पाती है अच्छे से सो वी कैन सी अ पॉजिटिव ग्रोथ। बट अदर देन दिस अभी तक कुछ इतना ज्यादा क्लियरली नहीं बोला जा सकता है। Now let's move to our next company for today, which is XT Global. And XT Global Infotech Limited 1986 में स्टार्ट हुई थी। मेनली ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, IT सर्विसेज, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, क्लाउड एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। कंपनी इंडिया और US दोनों मार्केट्स में ऑपरेट करती है। US में थ्रू इट्स US सब्सिडियरी XT Global Inc. एंड मेनली अभी कंपनी में क्या हुआ है कि कंपनी ने अनाउंस किया कि उसके US सब्सिडियरी को एक ऑर्डर मिला है टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। ऑर्डर का नाम है AI एनेबलमेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मेनली इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $796 है विच इज अराउंड 7.2 करोड़। ड्यूरेशन इज फॉर 6 months एंड माइलस्टोन पेमेंट बेस्ड होगा, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होगी विच मींस एंड US सब्सिडियरी के थ्रू ही ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रेडिबिलिटी इससे इंप्रूव होगी। अगर मैं इसके नंबर्स की बात करूं, ऑर्डर 7.2 करोड़ है, मतलब क्वार्टरली रेवेन्यू का 8% और क्वार्टरली पैट का ऑलमोस्ट 2 times। क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रेवेन्यू उसमें 92 करोड़ था, एबिटा 9.2 करोड़, पैट वाज 3.7 करोड़। और अगर हम उसको ऑर्डर साइज से देखें तो ये ऑर्डर अकेले ट्रांसफॉर्मेशनल बिल्कुल नहीं है लेकिन मीनिंगफुल जरूर है, स्पेशली क्योंकि ये US गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, AI कैपेबिलिटी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करता है और रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में विजिबिलिटी भी इंप्रूव करता है। ओवरऑल इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा हो सकते हैं कंपनी को। अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी ग्लोबल टेक ट्रेंड्स के साथ अलाइंड है। अभी ग्लोबल अकाउंट पेबल ऑटोमेशन डिमांड बढ़ रही है और कंपनी का सर्किटस प्लेटफॉर्म इनवॉइस ऑटोमेशन और डिजिटल फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट करता है पोटेंशियल हाई मार्जिन SaaS अपॉर्चुनिटी को। साथ ही में ग्लोबल IT स्पेंडिंग पर फोकस है, क्लाउड माइग्रेशन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, मेंडिक्स प्लेटफॉर्म्स में एक्सपर्टीज कंपनी को एडवांटेज देता है। साथ ही में ऑटोमेशन अडॉप्शन काफी बढ़ रहा है और US हायरिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफशोर सोर्सिंग को बूस्ट करते हैं तो इंडिया बेस्ड डिलीवरी प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव है।
कंपनी के जो मेनली टारगेट सेक्टर्स हैं वो है BFSI, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल। आगे जाके कंपनी की गाइडेंस है कि मार्जिन फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर क्रेडिबिलिटी बूस्ट करता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर हायर मार्जिन ऑटोमेशन और AP SaaS स्केल होता है तो मार्जिन काफी ज्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट कंपनी फॉर टुडे विच इज Sanofi कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड। एंड ये कंपनी जो है 2023 में डीमर्जर के बाद ये कंपनी Sanofi इंडिया लिमिटेड से अलग हुई है और अब ये प्योरली कंज्यूमर हेल्थ केयर और OTC प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q4 और फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स अनाउंस करे। Q4 FY25 के रिजल्ट्स में कंपनी का रेवेन्यू वाज 251 करोड़ विच इज अ ग्रोथ ऑफ 47%। डोमेस्टिक सेल्स भी 23% बढ़ी, एक्सपोर्ट सेल्स भी 9.3 टाइम्स बढ़ी, ग्रोथ ऑन अ लोअर बेस। और पैट 66.5 करोड़ था विच इज अ ग्रोथ ऑफ 50%। फुल ईयर FY25 के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 21% बढ़ा, पैट 33% बढ़ा। और मैनेजमेंट ने ग्रोथ का क्रेडिट दिया रिकॉल्ड प्रोडक्ट्स जो प्रीवियसली थे उनके रीलॉन्च को, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डबल डिजिट ग्रोथ को, एक्सपोर्ट स्केल अप को और बेटर प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट डिसिप्लिन को। अब अगर हम मार्जिन्स को देखें तो क्वार्टरली पैट मार्जिन वाज अराउंड 26% पैट एंड फुल ईयर का पैट मार्जिन वाज 27%। तो कंज्यूमर हेल्थ केयर के लिए ये बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैट ग्रोथ 33% और रेवेन्यू ग्रोथ 21%, यानी कि पैट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा फास्ट हुई। तो क्लियरली एक ऑपरेटिंग लेवरेज विजिबल है और प्रीमियम ब्रांड प्राइसिंग पावर भी यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट होती हुई देख सकते हैं। ओवरऑल ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है क्योंकि डीमर्जर के बाद फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फुल परफॉर्मेंस आई है, डोमेस्टिक बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ वापस आई है, एक्सपोर्ट बिजनेस लो बेस पे बहुत एग्रेसिवली स्केल हो रहा है, हाई मार्जिन OTC पोर्टफोलियो है कंपेयर टू द प्रिस्क्रिप्शन फार्मा, एक असेट लाइट ब्रांड ड्रिवन मॉडल है। जनरली कंज्यूमर हेल्थ केयर सेगमेंट में मिलता है हमें हायर मार्जिन, लोअर रेगुलेटरी रिस्क कंपेयर टू द APIs, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और स्टेबल कैश फ्लो। अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूं कि कंपनी के मैनेजमेंट का क्या आगे टारगेट है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का जो कंज्यूमर हेल्थ केयर मार्केट है वो स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सेल्फ केयर अवेयरनेस बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पीपल आर टेकिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एडॉप्शन नाउ, प्रिस्क्रिप्शन से OTC की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। एंड अभी मैनेजमेंट का फोकस है कि जो मेन ब्रांड्स हैं, कोर ब्रांड्स हैं, उनको स्ट्रेंथ किया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन हो इन एलर्जी, पेन, विटामिन, डाइजेस्टिव वेलनेस, मार्केट पेनिट्रेशन इंप्रूव हो, डीमर्जर के बाद एजिलिटी इंक्रीज हो और ग्लोबल Sanofi बैकिंग से हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग R&D एक्सेस, ब्रांड क्रेडिबिलिटी, ग्लोबल पोर्टफोलियो लेवरेज और एक्सपोर्ट स्केलेबिलिटी। अगर डोमेस्टिक डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेन होती है और एक्सपोर्ट लो बेस से स्केल करते हैं तो हम रेवेन्यू को मिड टू हाई टीन ग्रोथ मेंटेन करते हुए देख सकते हैं। मार्जिन्स ब्रांड लेड मॉडल के वजह से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और डिविडेंड विजिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। सो ओवरऑल these were all the 5 companies we needed to cover in today's video and now let's see the past coverage जहां पर हम देखेंगे कि जो भी कंपनी हमने प्रीवियसली अभी लास्ट 1-2 दिन में कवर करी थी, how has they performed। So सबसे पहले we have Centum Electronics Limited जिसमें हमने एंट्री ली थी 25th को at a price of 2742.6 and we exited on 27th with a loss of 2.79%. Also अगर आप interested हो in seeing the performance of all the companies जो भी हम अपने नॉइस मेकर में कवर करते हैं, so you can scan this QR code on your screens and then आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो उन सारी कंपनीज की जो भी हमने प्रीवियसली अपनी नॉइस मेकर में कवर करी हैं। And then you can have a full clarity कि what the average returns are going on. Also अगर हम समरी की बात करें जो भी आज की कंपनीज हमने कवर करी है, तो सबसे पहले we have Dancon Systems and Solutions Limited जिसको अराउंड 108.88 करोड़ का प्राइवेट क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रा ऑर्डर मिला है पंजाब एंड सिंध बैंक से। इसका प्राइस ऑन कवरेज है 923.55 रुपीज। Then we have Shadowfax Tech Limited जिसको लार्जेस्ट ऑटोमेटेड मेगा सॉर्टेशन हब विच इज 1 NCR उसने NCR में स्टार्ट किया है एंड इट्स प्राइस ऑन कवरेज इज 120 रुपीज। तेजस नेटवर्क जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है NEC कॉर्पोरेशन के साथ and its price on coverage is 403 rupees। XT Global Infotech Limited जिसको एक ऑर्डर मिला है अराउंड 7.2 करोड़ का फ्रॉम द US क्लाइंट एंड इसका प्राइस ऑन कवरेज है 38.2 रुपीज। देन वी हैव Sanofi कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड जिसने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अनाउंस करी है
एंड कंपनी का प्राइस ऑन कवरेज है 4639.2 रुपीज। एंड दीज वर ऑल द 5 कंपनीज जो हमने आज के वीडियो में कवर करी हैं। Also, if you like that video, do not forget to like, share our video and subscribe to our channel as well, जिससे कि आप इसी टाइप के strong stock picks आगे देख सको। Also, if you want to be the part of our WhatsApp group, so you can scan this QR code which is being visible on your screen, and उसके बाद आप join कर सकते हो हमारे group and you can be the part of our community, जहाँ पर हम share करते हैं detailed stock news, important market updates and important stock picks every day. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.